Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing about the important questions of PPSC 142 Indian Foreign Policy in Changing World. इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा PDF एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हम पहले गो थ्रू करेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन इनका आंसर का मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दिया है. मैं ये सारी क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो अगर आप क्लास 2 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस वीडियो विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इजी लैंग्वेज में मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूंगी. So please watch it till the end and subscribe कर लेना for the upcoming videos. मेनली जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड. तो इसमें हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे और क्या रिलेशन है इंडिया के विद द नेबरिंग कंट्रीज. हमारे सारे जो भी क्वेश्चंस है वो मोस्टली इवॉल्व करते हैं अराउंड द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज. सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व करता है और कैसे वो फ्रीडम मूवमेंट से कनेक्टेड है. सेकंड क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में हम कुछ ना कुछ इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड और द नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाली है, क्योंकि हमारा मेनली जो हमारा टाइटल है, सब्जेक्ट है, वो इसी से रिलेटेड है. इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस है. बस हमें दिमाग में रखना है कि हमें इंडिया और नेबरिंग कंट्री के रिलेशन के बारे में बताना है. जितना भी हमें पता है, जैसे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या थे वो हम पढ़ेंगे और सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम इसमें कवर करने वाला है. इसी में से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगी 100%. तो प्लीज केयरफुली इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना. आप 2x में कर लीजिए या फिर 1.5x में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करके इस वीडियो को देखना. So let's So in the first question, we will discuss about the evolution of Indian foreign policy और कैसे वो फ्रीडम मूवमेंट से लिंक्ड थी. तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो डेवलप्ड हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन फ्रीडम स्ट्रगल. जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उस टाइम पे हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी डेवलप हुआ. लीडर्स चाहते थे कि पीस हो, इक्वालिटी आए, एंटी कॉलोनिज्म आए और कॉपरेशन आए एमंग नेशंस लाइक इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज जो थी उनके बीच में पीस हो, इक्वालिटी हो, एंटी कॉलोनिज्म हो और कॉपरेशन की भावना हो. इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में नेहरू जी ने फाउंडेशन ले किया इंडियन फॉरेन पॉलिसी का. मतलब नेहरू जी ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फाउंड किया, उसको स्टैब्लिश किया 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद. इंडिया ने डिसाइड किया कि वो कोई भी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे कोल्ड वॉर के टाइम पे, और उन्होंने मतलब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया. इंडिया ने सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट कंट्रीज को जैसे एशिया और अफ्रीका हो गया, और अपोज किया कॉलोनिज्म को और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को. मतलब किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को, मतलब किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं हुआ. मतलब इंडिया उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं हुआ. साथ में ही इंडिया ने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को सपोर्ट किया. प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स थे वो ये था कि पीसफुली सेटलमेंट होगा. पीसफुली किसी भी डिस्प्यूट का हम पीसफुली सेटलमेंट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे सभी नेशन की सोवर्निटी को, कॉलोनिज्म और इंपेरियलिज्म को अपोज करेंगे और वर्ल्ड पीस का प्रमोशन है. मतलब पूरे दुनिया में पीस हो, शांति हो, उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर. 1947 के बाद में ओवर द टाइम इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुआ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस. जो भी ग्लोबल कंडीशंस चेंज होती रही उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी इवॉल्व होती रही. 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और आज इंडिया जो है वो फोकस करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल कॉपरेशन. ये जो पॉइंटर्स है, लाइक इन सब पॉइंटर्स पे आज इंडिया फोकस करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर. साथ में ही जो पीस और इंडिपेंडेंस जो मेन चीज़ थी, जो मेन मोटिव था पॉलिसी का, उसको भी वैल्यू प्रोवाइड करता है. कंक्लूजन ये है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके रूट्स जो है वो आइडियली फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है और विद द टाइम ये एवोल्यूशन होता रहता है टू मीट ऑल द मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम के साथ में हर चीज़ को चेंज होना चाहिए. सेम इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती है क्योंकि ग्लोबल चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी चेंजेस आते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के. तो डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो क्या क्या पॉइंटर्स है डिटर्मिनेंट्स के? जोग्राफिकल लोकेशन भी एक फैक्टर है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है. नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, लीडरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, पब्लिक ओपिनियन एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स. दीज ऑल आर द पॉइंटर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी. उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स में आता है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रमोट करना, वर्ल्ड पीस ऑब्जेक्टिव है जो इंडियन
फॉरेन पॉलिसी का इज टू नेशनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, प्रमोट करना, डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है या फिर जो भी कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना, इंक्रीज करना ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ, सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को सपोर्ट ना करते हुए सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक एशिया एंड अफ्रीका को सपोर्ट किया था, क्योंकि हमारी लाइक इंडिया की और अदर डेवलपिंग कंट्रीज की सिचुएशन सेम है, तो एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो सकता है। फाइट करना टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे तभी हमारा नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा। फिर सिक्योर करना एनर्जी को, टेक्नोलॉजी को, प्रमोट करना इंडिया ग्लोबल इमेज, लाइक इंडिया की जो इमेज है वो ग्लोबली प्रमोट करना। इंडिया फॉलोज अ प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लाइक इंडिया जो है उसका जो प्रिंसिपल है इज टू कोएग्जिस्ट पीसफुली, लाइक वी डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व इनटू एनी डिस्प्यूट्स या फिर मिलिट्री के किसी भी डिस्प्यूट में हमें नहीं उलझना है, हमें पीसफुली एग्जिस्ट करना है, शांतिपूर्वक रहना है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कॉपरेशन विद ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज के साथ में मिलकर हमें चलना है। कंक्लूजन है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो एम करता है बैलेंस नेशनल इंटरेस्ट विद ग्लोबल, लाइक नेशनल को ग्लोबल जो कंट्रीज है उनके साथ में पीसफुली एग्जिस्ट करना है और डेवलपमेंट करते रहना है। तो ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेन एम है, लाइक अपने आप को भी सिक्योर करो और साथ में जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करो और पीसफुली कोएग्जिस्ट करो, साथ में ही डेवलप करो, ग्रो करो। ये हमारा मेन मोटिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। और जो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, तो आपको यही सब कुछ उसमें लिखना है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है, और डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसे टॉपिक्स जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें डिस्कस करना है इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस विद नेबरिंग कंट्री। ये बहुत ही कॉमन है कि हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट होता है, चाइना के साथ डिस्प्यूट होता है, बांग्लादेश के साथ इलीगल माइग्रेशन होता है, मतलब जो भी माइग्रेंट्स आता है वो मोस्टली बांग्लादेश से आता है। नेपाल के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है बिकॉज ऑफ चाइना। श्रीलंका के साथ भी डिस्प्यूट हुआ है, म्यांमार के साथ भी हमारा थोड़ा डिस्प्यूट हुआ है। तो ये सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड अफगानिस्तान, ऑल दीज आर द कंट्रीज which are nearby to us and इनके साथ डिस्प्यूट होता रहता है। इनके साथ उनसे ही रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर बात करेंगे। तो जो इंडिया है वो फेस करता है सिक्योरिटी चैलेंजेस ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि पाकिस्तान एकदम बराबर में है, चाइना भी ऊपर की तरफ है, बांग्लादेश भी एकदम बराबर में, तो इनके साथ में बहुत ही जोग्राफिकल रीजंस की वजह से डिस्प्यूट होता है। अगर ये आसपास ना होते तो फॉर श्योर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसमें हम बता सकते हैं, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस में कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ में हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहाँ से टेररिज्म का हमें खतरा रहता है, सीज फायर होते रहते हैं, वो सीज फायर का वायलेशन करते रहते हैं, और कश्मीर इशू से रिलेटेड हमारे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट होता है। अब चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट होता है बॉर्डर से रिलेटेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है वो एक रीजन है सिक्योरिटी से रिलेटेड। मिलिट्री टेंशन राइज होते रहते हैं फ्रॉम द चाइना साइड, और एक कॉम्पिटिशन है इंडो पैसिफिक का। बांग्लादेश से हमारे इलीगल माइग्रेशन होता रहता है, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं, जो स्लम्स वगैरह एरिया है जिसमें मतलब दूसरे देश के लोग भरे हुए हैं, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं। तो ये सारे बांग्लादेश से आए हैं, इलीगली माइग्रेट होता है। बॉर्डर मैनेजमेंट का एक इशू है, और वाटर शेयरिंग भी इज द इशू दैट वी फेस दैट वी श्योर विद बांग्लादेश। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, अगेन सभी के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, और ये इन्फ्लुएंस होता है चाइना के साथ, मतलब चाइना के से इन्फ्लुएंस होकर ही बॉर्डर डिस्प्यूट होता है नेपाल के साथ हमारा। फिर श्रीलंका के साथ में हमारा कंसर्न है चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन के साइड में श्रीलंका है, लाइक जब आप ओशन की तरफ देखते हो तो वहाँ पर श्रीलंका है, तो सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रिलेटेड टू श्रीलंका हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। म्यांमार के साथ में इंसर्जेंसी और रिफ्यूजी इशूज है, बॉर्डर सिक्योरिटी है। अफगानिस्तान में टेररिज्म है और रीजनल इंस्टेबिलिटी है जो साउथ एशिया को अफेक्ट करती है। फिर आते हैं दूसरे चैलेंजेस जो हमें हो सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज से, वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मेरीन टाइम से सिक्योरिटी से रिलेटेड, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग, ये सब कुछ चीज़ें होती है। इंडिया जो है वो स्ट्रेंथिंग कर रहा है अपनी डिफेंस को, इंप्रूव कर रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंक्रीज कर रहा है कॉपरेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज टू एड्रेस ऑल दीज चैलेंजेस। जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है उसको डिफेंस के थ्रू वो स्ट्रेंथिंग कर रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के साथ में नेबरिंग कंट्रीज के साथ में आपसी बातचीत से वो चैलेंजेस एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। कंक्लूजन ये है इस क्वेश्चन के आंसर का कि इंडिया सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है strongly diplomacy पर, military preparedness पर, और peaceful relation with the neighbors। In the fourth question, we will discuss about the strategic importance of Sri Lanka in India's foreign policy। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में श्रीलंका की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और क्या बायलैटरल रिलेशंस है, वो हम इस आंसर में पूरा डिस्कस करेंगे। श्रीलंका जो है वो एक इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया का, इंडिया ओशन में नियर टू जो इंडिया के साउथर्न कोस्ट के पास में जो इंडियन ओशन है उसका एक इंपॉर्टेंट नेबर है श्रीलंका। ओके, क्योंकि श्रीलंका जो है वो नीचे की तरफ है, तो इंडिया का साउथर्न पार्ट वहाँ पर आता है, तो साउथर्न कोस्ट पे ये एक इंपॉर्टेंट नेबर है कौन, श्रीलंका। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो श्रीलंका जो है वो इंश्योर करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है, जो इंडियन ओशन है, इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, इंडिया का जो पोर्ट है, उन सबको एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट सी रूट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड पास नियर बाय, श्रीलंका के पास से ही इंटरनेशनल ट्रेड का जो सी रूट है
इंडिया का वो पास करता है। इंडिया को हेल्प करता है ये काउंटर करने में कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना ग्रो कर रहा है। कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज़ जो है श्रीलंका के इंडिया के साथ वो है बुद्धिज़्म और तमिल कम्युनिटीज़ के साथ में इंडिया और श्रीलंका के टाइज़ है। लाइक इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज़ ऑफ बुद्धिज़्म एंड तमिल कम्युनिटीज़। कोऑपरेट करता है ट्रेड में, श्रीलंका इंडिया को ट्रेड में कोऑपरेट करता है, फिशरीज़ में कोऑपरेट करता है और डिफेंस में कोऑपरेट करता है। ऑल्सो श्रीलंका helps India into disaster management and humanitarian assistance, whereas India also supports Sri Lanka। तो दोनों का इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट है। इंडिया कैसे सपोर्ट करता है श्रीलंका को, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है इंडिया श्रीलंका को। हाउएवर जो कुछ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, जो इश्यूज होते रहते हैं, लाइक तमिल से रिलेटेड, तमिल कम्युनिटीज से रिलेटेड, फिशरमैन डिस्प्यूट हुआ था, चाइना की प्रेजेंस जो है श्रीलंका में, ये कुछ ऐसे रिलेशंस है जो अफेक्ट करता है, मतलब ये कुछ ऐसे इशूज है जो हमारे रिलेशन को अफेक्ट करता है विद इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका लेकिन हमेशा एक की पार्टनर रहेगा फॉर इंडिया सिक्योरिटी, ट्रेड एंड बिजनेस स्टेबिलिटी में। सो इंडिया आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर श्रीलंका एंड श्रीलंका डू द सेम। In the fifth question, we discuss about the importance of India's Act East policy। इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है उसके बारे में हम उसके इंपॉर्टेंस के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी 2014 में। इट इज टू स्ट्रेंथन इंडिया रिलेशन विद ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। जो एशिया की ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया 2014 में। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथन होगी डिफेंस कॉपरेशन, इंप्रूव होगा कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्रमोट करता है रीजनल डेवलपमेंट को, काउंटर करता है चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को, ये एनहांस करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फोर्थ क्वेश्चन। ये स्ट्रेंथन करता है कॉपरेशन विद एशियन कंट्रीज एंड इंकरेज करता है कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस को। ये पॉलिसी जो है वो सपोर्ट करेगा इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रेंथन करने में और रीजनल पीस को। कंक्लूजन है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के लिए। सो बेसिकली हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी उसका मेन मोटिव है कि इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करना ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। इससे हमें ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, एशियन की जो कंट्रीज है उनसे भी कॉपरेशन मिलेगी, हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा, डिफेंस स्ट्रेंथिंग होगा, कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी, चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इन्फ्लुएंस मिलेगा और इंकरेज करेगी ये कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंजेस विद अदर कंट्रीज।